हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम शेखावाटी मिशन 100 आनुवंशिकता जो चैप्टर नंबर 8 है उसके क्वेश्चन सरल करने वाले हैं। इस चैप्टर से आपके 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सबसे कम अंक का जो चैप्टर है वो आपका ये होने वाला है। इसमें सिर्फ छोटे क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान वाले और 2 क्वेश्चन आएंगे अति लघुत्तरात्मक। वो भी क्या होते हैं, 1 से 2 लाइन में उसका आंसर देना होता है। तो इस चैप्टर से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से तैयार नहीं करने। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर से अपन वो खालिस्तान वाले क्वेश्चन सरल करेंगे 20 से 30, और फिर 20 से 30 क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक सरल करेंगे, और 50 से 60 क्वेश्चन में आपकी आनुवंशिकता है उसको अपन क्लियर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आनुवंशिकता के जनक कौन थे? खालिस्तान में आपको भरना है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, फिर है घोंघा जैसे प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। देखो ये जो अंडरलाइन किया हुआ ना, ये खालिस्तान दिया हुआ है। जैसे प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, कौन से प्राणी? तो घोंघा लिखना उसमें। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग पादप पर किए। उद्यान मटर, किस पे किए? उद्यान मटर। नेक्स्ट है आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, कौन होते हैं? जीन। फिर है मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में एलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, एलिंग गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है 22 जोड़ी। ठीक है, और मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 1 जोड़ी होती है। लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ी, एलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 22 जोड़ी, और कुल गुणसूत्रों की जोड़ी होती है 23। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पुरुष में लैंगिक गुणसूत्र प्रकार के होते हैं XY। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, गुणसूत्र पर जीन स्थित होते हैं, यानी जीन किस पे स्थित होते हैं? तो उसका आंसर होगा गुणसूत्र। है विभिन्नताएं अगली संतति में वंशानुगत होती हैं, आनुवंशिक। फिर है जनन में विविधताएं अधिक प्रदर्शित होती हैं, किसमें? लैंगिक जनन में। फिर है संतानों में नई नई विशेषताएं आने का कारण है विभिन्नता। विभिन्नता के कारण ही उनमें क्या आती है? अलग अलग विशेषताएं, नई नई विशेषताएं आती हैं। नेक्स्ट है माता पिता से संतानों के गुणों का संचरण कहलाता है, क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। फिर है माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होने वाले गुण कहलाते हैं वंशागत लक्षण। कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपन जैसे साधारण भाषा में बोलते हैं ये अपने पापा की तरह है, ये अपने मम्मी की तरह है, इस प्रकार से, या फिर कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं अपन आनुवंशिक लक्षण। फिर F1PD में व्यक्त होने वाला लक्षण कहलाता है, F1PD में जो लक्षण पर होता है उसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण। और F1PD में छिपा रहने वाला लक्षण क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण। यानी जो व्यक्त होता है, प्रकट होता है उसको तो प्रभावी, और जो छिपा रहता है उसको अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। किस पीढ़ी में? F1PD के अंदर। फिर अगला है RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण बीज वाला होगा, गोल व पीला। नेक्स्ट है DNA का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे क्या कहते हैं? उसको जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। नेक्स्ट है टी, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी टी के संकरण से प्राप्त संततियों का अनुपात होगा 1:1। ये क्या है? जो मटर के पौधे पर जो मेंडल ने प्रयोग किए थे उन टी की बात हो रही है ये। देखो इन पौधों को कैसे, किस प्रकार से, कौन से टी से, कौन से में कैपिटल आता है, कौन से में स्मॉल आता है, और कौन से में डबल कैपिटल और दोनों मिक्स भी आते हैं, उनका आपको समझना होगा। ठीक है ना। शुद्ध लंबे पौधे
कैपिटल डबल टी से दर्शाते हैं। शुद्ध बोने पौधे डबल स्मॉल टी से दर्शाते हैं। के संकरण से F1 पीढ़ी में प्राप्त संततियां कैसी होंगी? सभी कैसे होंगे? लंबे पौधे होंगे। इसका डायग्राम अपन अभी देखेंगे, आगे देखना, आपको दिखाऊंगा मैं अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी है डबल को एक शुद्ध बोने डबल टी स्मॉल के साथ संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों का अनुपात क्या होगा? तो उनका अनुपात होगा 1:1। नेक्स्ट देखो, मटर के एक शुद्ध बोने लंबे पौधे और एक शुद्ध बोने पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लंबे और बोने पौधों का अनुपात क्या होगा? तो इसका होगा 3:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दंपति के 2 संतान लड़की होने के बाद तीसरी संतान लड़का होने की क्या संभावना प्रतिशत में है? तो इसकी संभावना प्रतिशत में है 50%, यानी 50-50 चांस होते हैं। फिर है RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। इसका आपको आकार बताना है। तो इसका आकार है, देखिए, गोल पीला बीज वाला। फिर है, मेंडल ने पैतृक पौधों एवं F1 पीढ़ी यानी प्रथम संतति पीढ़ी के पौधों को किस प्रकार प्राप्त किया? स्वपरागण द्वारा। किसके द्वारा? स्वपरागण द्वारा। फिर है, एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों की लंबाई की जीनी संरचना क्या होगी? तो उनकी जीनी संरचना होगी कैपिटल डबल टी, फिर है 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल डबल टी। ये इसकी लंबाई का जीनी संरचना सूत्र हो जाएगा। फिर है, मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था? ये 2025 में ही पूछा गया। ठीक है। तो मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण बैंगनी फूल था। जो बैंगनी फूल था वही क्या था? उसका विपर्यासी लक्षण था। सफेद फूल एक अप्रभावी लक्षण है, जबकि बैंगनी फूल है वो प्रभावी लक्षण है, इसलिए उसको विपर्यासी लक्षण भी कहा जाता है। फिर अगला है, मेंडल के प्रयोग में मटर के लंबे पौधे का विपर्यासी लक्षण क्या था? तो उसका विपर्यासी लक्षण था बोनापन। अगला है, नीचे दिए गए जीनोटाइप युक्त बीजों के बाह्य लक्षण लिखने हैं, जैसे RRYY RRYYY। ठीक है। इनके बीजों के बाह्य लक्षण कैसे होते हैं? गोल हरा बीज वाला, झुर्रीदार पीले बीज वाला, ये इनके लक्षण दर्शाते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मेंडल के लक्षणों की वंशागति के प्रयोग में F1 पीढ़ी में प्राप्त लंबे पौधों का अनुपात प्रतिशत था। 100% लंबे पौधे थे। कौन सी में? F1 पीढ़ी में। फिर है, एकल संकर संकरण को परिभाषित कीजिए, यानी 2 पौधों के मध्य एक जोड़ी विकल्पी यानी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस को एकल संकर संकरण कहते हैं। यानी 2 पौधों के मध्य एक जोड़ी विकल्पी यानी विपर्यासी जो लक्षण होते हैं उनके मध्य जो क्रॉस करवाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एकल संकर संकरण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी, एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी का लक्षण पर रूप अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है 3:1, यानी 3 लंबे और 1 बोना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी का जीन पररूप अनुपात क्या होता है? ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनका जीन पररूप अनुपात होता है 1:2:1। फिर है, द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी का लक्षण अनुपात क्या होता है? तो द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी का जो लक्षण अनुपात होता है वो होता है 9:3:3:1। और अगला क्वेश्चन है,
आनुवंशिकता किसे कहते हैं? ये मॉडल पेपर 2026 का क्वेश्चन है। प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षण और गुणों को आनुवंशिकता कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पररूप किसे कहते हैं? तो जीवों के आनुवंशिक संगठन को जीन पररूप कहते हैं। फिर है, जीन किसे कहते हैं? ये जीन पररूप है या ये जीन किसे कहते हैं? तो सजीवों की आनुवंशिकता इकाई, आनुवंशिक इकाई होती है, उसको जीन बोलते हैं। जीन डीएनए का वह भाग होता है जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र क्या है? तो गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र सभी जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं। गुणसूत्र क्या बोलते हैं? तंतु रूपी पिंड होते हैं जो कि आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कौन सा गुणसूत्र आकार में सबसे छोटा होता है? तो उसका नाम है वाई गुणसूत्र आकार में सबसे छोटा होता है। और अगला है, एकल संकर संकरण का प्रयोग पर आधारित नियम कौन सा है? तो उस नियम का नाम लिखना है। ये नियम है प्रभाविता का नियम। फिर है, कौन सी विभिन्नताएं अगली संतति में वंशागत होती हैं? तो उनका नाम है आनुवंशिक विभिन्नताएं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में विविधताएं प्रदर्शित होती हैं? तो वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति, यानी एक समान न होने की स्थिति जो प्रतिरूप प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या सभी जीवों के नवजात का लिंग निर्धारण समान होता है? इसको आपको समझाना है थोड़ा। नहीं, सभी जीवों के नवजात का लिंग निर्धारण समान नहीं होता है। अलग अलग स्पीशीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों जैसे कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इसमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है। लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विभिन्नताओं से क्या तात्पर्य है? यानी समान आनुवंशिक वाले जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं, भिन्नताएं, असमानताएं विभिन्नताएं कहलाती हैं। फिर है, वंशागति के नियमों का आधार क्या है? यानी वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता व पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ संतति में स्थानांतरित करते हैं। इसको वंशागति का आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध किस्म से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे जीन जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले जीव ही उत्पन्न करते हैं। जैसे अपनी किस्म के ही वो, उन्हें शुद्ध किस्म बोलते हैं, और अपने से भिन्न उत्पन्न करते हैं, उनको शुद्ध किस्म नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट है, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते, क्यों? तो इसका आंसर होगा, उपार्जित लक्षण का प्रभाव केवल कायिक कोशिका पर ही होता है। इसका प्रभाव आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पर नहीं होता, जबकि आनुवंशिक पदार्थ के लक्षण ही वंशागत होते हैं। अतः उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल को वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सफलता कैसे मिली? मेंडल ने पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मेंडल से पहले बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर व अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। यानी उन्होंने गणित और विज्ञान का ज्ञान है उसको मिश्रित करके, मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा उनकी गणना की, जिससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। इसलिए मेंडल को ही वंशागत नियमों के प्रतिपादन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेंडल ने मटर के पौधे में कौन कौन से विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया? तो देखो, विपर्यासी लक्षण, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण एक सारणी के द्वारा समझाया है। पौधे की लंबाई, प्रभावी लक्षण लंबापन, अप्रभावी लक्षण बौनापन। बीज की गोलाई, प्रभावी लक्षण गोल, अप्रभावी लक्षण है वो झुर्रीदार। बीज का रंग पीला, अप्रभावी में हरा। फूल का रंग प्रभावी लक्षण में बैंगनी था और अप्रभावी रंग में लक्षण में सफेद था। फिर है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पादप का चयन किया और क्यों? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर के पौधे का चयन किया। मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, यानी बड़े बड़े दिखाई देते हैं। इनका जीवन काल है वो छोटा होता है। सामान्यतः स्वपरागण होता है इनमें, पर परागण नहीं होता, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कई रूपों में पूछा जा सकता है, तो इसको सबसे पहले समझिए। मटर के लंबे यानी प्रभावी एवं बौने यानी अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराने पर F2PD में प्राप्त संतति का लक्षण पर रूप अनुपात रेखीय आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। या फिर इसको ये भी पूछ सकते हैं, क्या होता है जब मटर के शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है? तो F1PD तथा F2PD का अनुपात समझाइए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्रभाविता के नियम को आरेख द्वारा समझाइए अथवा एकल संकर संकरण प्रयोग को आरेख द्वारा समझाइए। तो इसको आप इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको आंसर एक ही देना है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं, क्योंकि इस चैप्टर से इस वर्ष बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं, सिर्फ अपवाद स्वरूप कोई क्वेश्चन आ जाए वो एक अलग बात है। फिर भी आप देख लीजिए, 2-3 बड़े क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्या पता उनसे भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए। तो देखो, मटर के दो पौधों के मध्य एक जोड़ी विकल्पी यानी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस को एकल संकर संकरण कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया है। प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वह प्रभावी लक्षण होता है, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इस नियम को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अभी मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसको देखो, ये दर्शाया गया है, कैपिटल टी वाले और स्मॉल टी वाले पौधों में संकरण कराया, तो ये आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, जब मटर के शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे का संकरण कराया तो F1PD के सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले लंबे पौधे थे। ये इसका डायग्राम समझाना होगा। ठीक है, फिर जब F2PD में प्राप्त पौधे 75% लंबे और 25% बौने होंगे तो F2PD का लक्षण पर रूप 3:1, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया, और F2PD का जीन पर रूप है वो 1:2:1 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्विसंकर संकरण से समझाइए कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, या मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम को समझाइए। तो आपको ये द्विसंकर संकरण एक चित्र के द्वारा समझाना होगा। जैसे पीले गोलादार है उनको किससे दर्शाया जाता है, हरे झुर्रीदार है उसको किनसे दर्शाया जाता है, और इनका जो पैमाना है वो किस प्रकार का है।
इनमें परपरागण होता है, स्वपरागण होता है, ये 4 प्रकार के युग्म बनते हैं और इनमें इनकी कैसी आकृति होती है वो इसमें समझाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है अच्छे से, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार प्रकट होता है, आरेख चित्र बनाकर समझाइए। ये बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 तो अलिंगी होते हैं, एक लिंगी होता है और उनको अलग अलग आपको थोड़ा सा समझाना है। अक्ष अक्ष गुणसूत्र है, वाई वाई है और अक्ष वाई में क्या किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। इसमें अक्ष गुणसूत्र वंशागत होता है, लड़की पैदा होती है, जबकि वाई गुणसूत्र वंशागत होता है तो लड़का पैदा होता है। ये लड़का और लड़की होने की इसमें पहचान बताई गई है। तो ये नर और मादा के बीच में संक्रमण का चित्र भी बनाया गया है, कब लड़का होता है कब लड़की होती है। ये इसके पौधे मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आरेख द्वारा समझाया गया है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, प्रभावी लक्षणों व अप्रभावी लक्षणों में अंतर लिखना है। तो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण में आपको सारणी बना करके यानी टेबल बना करके अच्छे से समझाना है कि प्रभावी लक्षण है वो संकरण के बाद F1 पीढ़ी में दिखते हैं और ये F1 पीढ़ी में नहीं दिखते। प्रभावी लक्षण हमेशा जब व्यक्त होते हैं जब जुड़ा हुआ एलील प्रभावी होता है, इसमें प्रभावी नहीं होता है। प्रभावी जीन के भावी पीढ़ियों में संचारित होने की संभावना ज्यादा होती है और इसमें कम होती है। प्रभावी जीन को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है और अप्रभावी जीन को स्मॉल लेटर से। जैसे अपन लिखते हैं ना कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो कैपिटल लेटर उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।